Hello everyone. Today we'll be discussing about cell. All of us know cell is the basic unit of life. It is structural and functional unit of life. It is fundamental unit of life, and it is actually the unit of life. Here we can see we have human egg. ये human का एग है जिसके ऊपर बहुत सारे स्पर्म्स हैं और ये सारे के सारे सिंगल सेल. दीज आर ऑल सिंगल सेल्स, बट द प्रॉब्लम विथ सेल इज दैट दे आर सो स्मॉल that we can't see them with our naked eyes. So they are very very small component of our body and which cannot be seen by naked eyes. तो हमको इनके लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम माइक्रोस्कोप्स कहते हैं, जिससे कि हम सेल्स को अच्छे से देख पाएं. एंड व्हेन द सेल्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इट इंडिकेट्स दैट द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. सो प्रेजेंस ऑफ सेल in an organism indicates that the organism is living, and all living beings they have cell as their fundamental unit of life. और सभी जीवित प्राणियों में सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है और सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. क्यों कहते हैं इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए या जिंदगी जीने के लिए ऐसे कितने भी फंक्शन हों जो हम एज ए बॉडी कंप्लीट बॉडी करते हैं वो एक सिंगल सेल करने में सक्षम होती है. इसीलिए हम उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. और ऐसी जो भी स्ट्रक्चर जो इन फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वॉट एवर स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दीज फंक्शंस विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, दे आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल. तो इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं और उसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं. दूसरी भाषा में हम इसे कहें तो हम सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं. कुछ कुछ प्राणी हैं, देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेल होती है और ये एक सेल के रूप में ही अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. इनको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम और बहुत सारे और प्लांट्स और एनिमल्स जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और बहुत सारी सेल्स मिलके काम करती हैं, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो क्योंकि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, हर फंक्शन वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकती है. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. ये बैक्टीरियल सेल है. बैक्टीरिया हमें पता है बहुत सारी डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बहुत सारे अच्छे काम भी बैक्टीरिया करती है जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. बैक्टीरिया एक सिंगल सेल के रूप में अपनी लाइफ का सारा प्रोसेस करती है, सारा काम करती है और अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकती है. इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को कैसे पता लगा कि सेल क्या है? तो बहुत छोटा साइज होने की वजह से इसको माइक्रोस्कोप के मदद के बिना देखा नहीं जा सकता था. तो इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे रॉबर्ट हुक. ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में क्यूरेटर के रूप में काम करते थे. तो वो बॉटल्स में कॉर्क, ये पोरस कॉर्क बॉटल में यूज कर रहे थे. और ये कॉर्क जो था, कॉर्क के जो कैप्स थे, ये बॉटल में दे वर केपेबल ऑफ होल्डिंग एयर इन द बॉटल. तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि कैसे कॉर्क से एयर बॉटल में रहती है. तो उन्होंने उनकी पतली पतली स्लाइसेस की और एक सिंपल सा अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप में उसको देखा और उन्हें दिखा कि ये हनीकॉम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये कॉर्क सेल्स में है. और ये हनीकॉम स्ट्रक्चर उन्हें कुछ कुछ लगा कि मोनेस्ट्रीज के सेल्स के जैसा है, तो इन्होंने इसको सेल का नाम दिया. तो रॉबर्ट हुक को क्रेडिट जाता है सेल्स की डिस्कवरी के लिए. इसी के साथ एक और इंसान, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जिनको हम कहते हैं, ये डचमैन थे जो कि कपड़े और बटन्स वगैरह बेचते थे, बट इनकी बहुत कीन इंटरेस्ट साइंस के लिए था. तो ये अपना खाली समय अपना लेंस को ग्राइंड करने में और माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्शन में बिताते थे. और क्योंकि इनका बहुत इंटरेस्ट था लेंस और माइक्रोस्कोप्स वगैरह में, तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया. और उसके बाद में इन्होंने एक पॉन्ड के वाटर में एक ड्रॉप को एनालाइज किया और उन्होंने देखा कि कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल्स उसमें उन्हें दिखाई दिए जो कि चल फिर रहे थे. और बहुत सारे बैक्टीरिया के फॉर्म्स उन्होंने देखे. तो इन्होंने ये डिस्कवरीज देखी कि क्योंकि पॉन्ड में इतने सारे एनिमल्स हैं और बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, तो अपनी फाइंडिंग्स ये लगातार
रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजते रहे, लगभग 50 सालों तक भेजते रहे। जब उनकी इन डिस्कवरीज को मानने के लिए उस वक्त क्योंकि साइंस के साथ एक बहुत बड़ा समाज चलता था, साइंटिस्ट के साथ समाज भी चलता था, तो साइंटिफिक थ्योरीज को भी समाज एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता था, तो बड़ा स्केप्टिसिज्म था कि कैसे इन्होंने ये सब चीज़ें देखी हैं। और 50 सालों के बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इसके लिए रॉबर्ट हुक को भेजा कि भाई जाके पता लगा के आइए कि क्या इनका ऑब्जर्वेशन है, ये क्या कर रहे हैं। और जब रॉबर्ट हुक आए इनके पास और उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशंस को कंफर्म किया, तो ल्यूएन हुक वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी बन गए और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल्स और माइक्रोस्कोपिक डिस्कवरीज स्टार्ट की। तो ये सारा काम संभव हो पाया बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोप्स। तो माइक्रोस्कोप्स जो थे उन्होंने मैग्नीफाई, जो भी ये छोटे छोटे सेल या कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, इनको मैग्नीफाई करने में हेल्प की। और मैग्नीफाई और इनकी पावर से हम क्या समझते हैं, तो माइक्रोस्कोप्स की अपनी रिजॉल्विंग पावर होती है, हमारी आंख की भी अपनी रिजॉल्विंग पावर है। माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर होती है कि उसका ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे दो पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कर सकता है। अगर वो बहुत क्लोज दो पॉइंट को डिफरेंशिएट कर सकता है तो रिजॉल्विंग पावर उसकी ज़्यादा होती है, और अगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है तो रिजॉल्विंग पावर उसकी कम होती है। जैसे हमारी आंख की भी अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है जिसमें वो दो क्लोज पॉइंट्स को रिजॉल्व कर सकती है। तो जितनी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होती है उतनी ही छोटी चीज़ें हम देख पाते हैं, या छोटी छोटी डिस्टेंसेस दो पॉइंट्स के बीच में हम क्लियरली एनालाइज कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो रिजॉल्विंग पावर इज द फीचर वेयर बाय एन instrument or human eye is capable of differentiating between 2 points. So and resolution हमें मालूम है is inversely proportional to wavelength. So wavelength and energy, they are inversely proportional. So lower is the wavelength, higher is the energy, and higher is the wavelength, lower is the energy. So in this diagram, as we can see, this shows the resolving power of the human eye. So human eye has resolving power till 10 power minus 4 meters. So it can easily see these objects. But after this, human eye cannot observe. So we need light microscope. So light microscopes, they usually work on visible light. तो visible light लेते हैं, तो जितना हम lower wavelength light पे चलेंगे तो हम थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, साइज ऑफ बैक्टीरियम हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बट अगर बहुत हाई रिजोल्यूशन पावर चाहिए तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। सो लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर माइक्रोमीटर्स में होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्योंकि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और एनर्जी बहुत हाई होती है, तो इसकी रिजॉल्विंग पावर एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर्स तक जाती है। इन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से वी वर एबल टू सी different kind of cells present in the body. So this panel shows different bacterial cells, their shapes and arrangements. So this circular arrangement of bacteria is referred to as cocci, and these we can see these are bacterial coccus. The rod kind of arrangement is rod or bacillus. The curved arrangement is spirillum or spirochete, and we can have comma kind of arrangement which is shown by Vibrios. So now this cocci, this circular bacteria can be in two cells residing in pair. So these are diplococci, these are coffee bean shaped, these are tetrads, these are sarcini, these are streptococci in chains, these are micrococci. So depending upon what kind of arrangement bacteria follows, we have different kind of arrangement of cocci. Same thing is true with rod or bacillus. So this is cocobacilli, this is mycobacteria, this is corynebacteria, this is spore forming rods, these are streptomycetes, these are spirochetes, spirilla, vibrios, and curved form. Now here we can see these are different cells of human body. यहाँ पे बहुत छोटी सी cells हैं और ये cells हमारे blood की cells हैं. These are red blood cells, blood platelets, blood monocytes, blood lymphocytes, blood basophil, blood neutrophil, blood eosinophil. क्योंकि हम multicellular हैं और हमारी body में लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो ये थोड़ी सी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी की यहाँ पे डिपिक्टेड हैं या यहाँ पे दिखाई गई हैं, जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती हैं ह्यूमन बॉडी में। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट की हम बात करेंगे कि सेल्स और सेल थ्योरीज वगैरह कैसे आए। तो 1838 में देयर वाज अ जर्मन लॉयर टर्न बॉटनिस्ट मैथियास श्लेडन.
ही वॉज वर्किंग विथ प्लांट्स और इन्होंने कंक्लूड किया कि प्लांट की सेल जो है वो प्लांट जो है उसमें वो सेल्स का बना हुआ है और प्लांट्स जो है वो सिंगल सेल एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होता है, दे अरोज फ्रॉम सिंगल सेल एम्ब्रियो। तो इनके दो ऑब्जर्वेशंस थे कि प्लांट्स भी में भी सेल्स होती हैं और प्लांट्स जो हैं सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। 1839 में थियोडर श्वान, ये जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, ही वॉज कलीग ऑफ श्लेडन, ये भी काम कर रहे थे और इन्होंने प्रपोज किया कि एनिमल लाइफ का जो सेलुलर बेसिस है वो उसमें आउटर लेयर होती है। ही कुड नॉट नेम दैट आउटर लेयर, सो वी नाउ नो दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल लाइफ, क्योंकि अगर प्लांट होता तो यहाँ पे सेल वॉल आ जाती। तो एनिमल लाइफ में एक आउटर थिन मेम्ब्रेन होती है और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सेल्स के बने होते हैं और इन्होंने प्लांट्स के लिए प्रपोज किया, इन्होंने एनिमल्स के लिए प्रपोज किया और फाइनली एक सेल थ्योरी आई कि सभी ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। हर एक ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल्स का बना होता है, क्योंकि हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों डिस्कस किए हैं, और सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन दोनों ही साइंटिस्ट श्लेडन और श्वान, इनका एक एग्रीमेंट आया कि सेल जो है वो अराइज होती है नॉन सेलुलर मटेरियल से, जबकि हम जानते हैं कि नॉन सेलुलर मटेरियल से सेल नहीं बन सकती है, लेकिन सेल के लिए जो बायोमोलिक्यूल्स और कंपोनेंट्स हैं वो बन सकते हैं। तो बहुत साल लगे इसको एक्सेप्ट करने में कि सेल जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल या नॉन सेलुलर मटेरियल से नहीं अराइज होती है, बल्कि सेल से ही सेल अराइज हो सकती है। सो 1855 में रडाल्फ विर्को ने, जर्मन पैथोलॉजिस्ट ने, थर्ड टेनेट ऐड किया सेल थ्योरी में, सेल्स कैन अराइज ओनली बाय डिवीजन फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसको कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सेल हमेशा एक सेल से ही बन सकती है। रिप्रोडक्शन हम जानते हैं सेल का, और हमारा एक यूनिक फीचर है जो जनरेशन्स आगे बढ़ने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेल हमेशा सेल से ही बन सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स या जो सेलुलर नहीं है वो एज सच रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो ये सेल थ्योरी रिवाइज्ड है, एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो एक्चुअल सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय श्लेडन एंड श्वान, विच वॉज मॉडिफाइड बाय रडाल्फ विर्को। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल के कुछ बेसिक फीचर्स क्या हैं। सेल के कुछ बेसिक फीचर जो हर एक सेल में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बेसिक फीचर्स हैं। हमने डिस्कस किया है कि सेल इज अलाइव, it can perform all the functions and it has all the structures which are responsible for performing those functions. So cell is alive. जैसे प्लांट्स और एनिमल्स अलाइव होते हैं, वैसे सेल भी अलाइव होती है। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें लाइफ होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वायरस भी लाइव हो जाता है जब वो लिविंग सेल के अंदर आता है, बट जब तक वो लिविंग सेल के बाहर रहता है वो नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। सो वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो सेल ही स्मॉलेस्ट एंटिटी है जिसमें लाइफ होती है, और जब इंटरनल पार्ट्स सेल के अंदर के पार्ट्स को आइसोलेट किया गया तो उनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं कर पाया। तो इसका मतलब है जो सेल है वही एक छोटी सी यूनिट है जो कंप्लीट सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। ये प्लांट्स के लिए ट्रू है, क्योंकि प्लांट्स का एक कोई भी लाइव सेल, क्योंकि प्लांट में कुछ कुछ सेल्स डेड भी होती हैं, कुछ जो भी उसकी लाइव सेल्स हैं दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू कंप्लीट प्लांट। इसीलिए प्लांट की एक यूनिक फीचर है जिसको हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। प्लांट का हर एक सेल टोटीपोटेंट होता है, इंक्लूडिंग इट्स एम्ब्रियो। लेकिन हमारे ह्यूमंस में और एनिमल्स में सिर्फ एम्ब्रियो ही टोटीपोटेंट होता है, या अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स ही टोटीपोटेंट होती हैं। बाकी हमारी कोई भी सेल्स में कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो हमें पूरी तरह से बना पाए। सेल की डेथ होती है, डेथ इज द बेसिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सेल की डेथ होती है। सेल रिप्रोड्यूस करती है। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे और इंडिविजुअल्स या सेल्स बनाना, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल कॉम्प्लेक्स होती है पर ऑर्गेनाइज्ड होती है, और उसके डिफरेंट पार्ट्स बहुत सिंक्रोनाइज्ड और बहुत कोऑर्डिनेटेड काम करते हैं, जिससे एक के बाद एक वो एक्टिविटीज बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकती है। सो लाइफ इज कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम एटम्स which combine to give molecules. They will give polymers. Different polymers will give complex molecules. Then they will give subcellular organelles, and then finally the cell will be
formed. सेल की अपनी जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है, तो जितना भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म को बनाने में या उसके ज़िंदगी को चलाने में चाहिए, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में कंटेंड होता है. डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं. डीएनए हमारे सेल में भी प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट होता है और हर एक लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है. और डीएनए ही प्रिफर किया गया है लाइफ में एज सच. इवोल्यूशन में डीएनए प्रेफरेबल है आरएनए के ऊपर जेनेटिक मटेरियल के लिए. और डीएनए पैकेज्ड होता है क्रोमोसोम में. इसके बारे में वी विल डिस्कस इट इन द लेटर क्लासेस. एंड जीन्स विच आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए विच विल लीड टू अ फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड. क्योंकि हमारी बॉडी में एज सच सेंट्रल डोगमा के जैसे काम चलता है. डीएनए इज प्रेजेंट इन द सेल. सो डीएनए ट्रांसक्राइब्स टू आरएनए. डीएनए से आरएनए बनता है. पर्टिकुलरली जो आरएनए यहाँ पर है वो है mRNA. वैसे डिफरेंट आरएनए डीएनए से ही बनते हैं. दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. ये प्रोटीन हमारी जिंदगी चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. सो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से आरएनए का बनना और ट्रांसलेशन के थ्रू आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये ट्रांसलेशन और ये ट्रांसक्रिप्शन, इनको हम लाइफ का सेंट्रल डोगमा कहते हैं. सो ये हर एक ऑर्गेनिज्म में राइट फ्रॉम द बैक्टीरिया टिल द हाईएस्ट ह्यूमन, जैसे हम हायरार्की में सबसे ऊपर हैं, ह्यूमन बींग्स आर हाईएस्ट इन द हायरार्की. सो इन एवरी सेल, इन एवरी ऑर्गेनिज्म, डीएनए विल ट्रांसक्राइब टू mRNA एंड mRNA विल ट्रांसलेट इनटू द प्रोटीन. यही सेंट्रल डोगमा है, यही डीएनए का काम है. तो सारी इंफॉर्मेशन जो एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में चाहिए वो डीएनए में होती है. So cell is capable of producing more of their kinds. इसको हम we can call it cell reproduction. So cell can reproduce by division, जिसमें मदर सेल डॉटर सेल्स को बना सकती है. और लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में इसका कॉम्प्लेक्स लेवल होता है. तो डीएनए भी जब डिवीजन होता है तो मल्टीप्लाइड या डबल्ड होता है और उसके बाद सेल डिवाइड करती है. दोनों सेल में इक्वल अमाउंट में डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको खाने की भी ज़रूरत होती है जैसे हमें ज़रूरत होती है. तो एनर्जी भी वो डिराइव करती है अपने फूड से और बाकी जो उसमें सेलुलर जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें एनर्जी को ब्रेक डाउन, एनर्जी के लिए वो फूड का ब्रेक डाउन करके, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करती है. सेल के अंदर सारा मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है. सारा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कैटाबॉलिज्म में आता है, सारा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एनाबॉलिज्म में आता है. सेल किसी भी स्टिमुलाई को के लिए रिस्पॉन्ड करती है. तो कोई भी सिग्नल, कोई एक्सटर्नल सिग्नल है उसको रिसीव करती है. रिसीव वो रिसेप्टर्स के थ्रू करती है और उसके बाद रिस्पॉन्स करती है. तो सेल में ये प्रॉपर्टी होती है. राइट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल टिल आवर सेल्स, ऑल द सेल्स आर केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द सिग्नल्स थ्रू देयर रिसेप्टर्स. एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता लगा है कि देयर आर टू बेसिक क्लासेस ऑफ सेल्स. These are prokaryotic and eukaryotic. We shall be discussing about them in the next class. So prokaryotic जो हैं इसमें ये primitive, कैरियोटिक वर्ड रिलेटेड है न्यूक्लियस से. सो प्रिमिटिव न्यूक्लियाई. तो प्रोकैरियोटिक इज प्रिमिटिव न्यूक्लियाई, यूकैरियोटिक इज ट्रू न्यूक्लियाई. सो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैकेज रहता है वो यूकैरियोटिक है. और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वो प्रोकैरियोटिक है. तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, इनको हम प्रोकैरियोटिक में रखते हैं. ये सभी बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं. और यूकैरियोट्स में ये स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होते हैं. प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोट्स में आते हैं. यूकैरियोट्स में भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें प्रोटोजोआ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास which comes in eukaryotes. So now we shall take up some questions. I think after this class you would be able to answer all of these. So who formulated cell theory? So we have these scientists, 3 scientists. They proposed and finally the third scientist added. New cells can generate from, we have discussed, omnis cellula, e cellula. They can generate from only pre-existing cell. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. डिस्कस इन ब्रीफ. सो हमने इसमें डिस्कशन किया है कि वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ omnis cellula, e cellula? So this we have done. Now this is an objective question. A major breakthrough in the studies of cell came with the development of electron microscope because क्योंकि resolving power electron microscope की, so we shall go with the first option. So the electron microscope is more powerful than the light microscope as it uses a beam of electron which has wavelength much longer.
हमें पता है वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लॉन्गर वेवलेंथ तो हो नहीं सकता. रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप. ये सही है. रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 200 to 350 nm एज कम्पेयर टू this for light microscope. Electron beam can pass through thick material whereas light microscope requires thin section. तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होती है लाइट माइक्रोस्कोप से, तो सेल की स्टडीज़ में उसने बहुत हेल्प किया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ श्लेडन एंड श्वान्स आर एसोसिएटेड विद. दिस वाज आस्क्ड इन 1993, सो दे आर एसोसिएटेड विद सेल थ्योरी. सो वी शैल टेक अप फ्यू मोर क्वेश्चंस इन दिस. सो इसमें एक स्टूडेंट सेल स्ट्रक्चर लाइट माइक्रोस्कोप में काम करना चाहता है जिसमें 10x आई पीस और 45x ऑब्जेक्टिव है, तो कैसे वो करे. तो हमने डिस्कस किया है वेवलेंथ एंड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो वी गो बाय लोअर वेवलेंथ. सो विबग्योर वी हैव VIBGYOR. So as we move towards R, the wavelength increases and the energy decreases. So we shall go with V. V is not there. VIB. So blue should be the favored wavelength. Then we have electron microscope has a high resolution power due to, so we have discussed very low wavelength of electron beam. So wavelength is low and the energy is very high. Now resolution power is the ability to distinguish two close points. जितना close points को distinguish कर सकते हैं. So in this both the options seem to be correct, close points or close objects. Now what is correct about cell theory in view of current status of our knowledge about cell structure? So it needs modification due to discovery of cell structure like chloroplast. इसमें तो cell theory की कोई दिक्कत नहीं है. Modified cell theory means that all living beings are composed of cells capable of reproducing. Cell theory does not hold good because all living beings, example viruses, do not have cellular organization. This should be the correct option because cell theory is not able to explain about the viruses, because viruses, when they are outside a living cell, they are dead, and when they enter the living cell, they become live. So cell theory does not hold good because all living beings, example viruses, they do not have cellular organization. So here again, this is name of Schleiden and Schwann, they are associated with cell theory.